ये प्लेयर सच में ओवरपावर था। उसने 5 मिलियन गोल्ड कॉइन्स, जो लगभग 500 मिलियन येन के बराबर थे, खर्च करके पूरा इन गेम बैंक ही खरीद लिया, ताकि बाकी सभी प्लेयर्स को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर सके। इसकी वजह यह थी कि उसके गिल्ड के 2 मेंबर्स को बुली किया गया था, और अब वो सबको इस बात का पछतावा कराने वाला था। इस सब की शुरुआत एपोकलिप्स के दिन हुई थी। ये शीरो है। वो आकीहाबारा के जाने पहचाने शहर में अकेला उठा। वो नम हवा और तेज धूप को इतनी गहराई से महसूस कर सकता था कि ये उसे बिल्कुल रियल लग रहा था। उसके आसपास बाकी प्लेयर्स पैनिक कर रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने अपने इन गेम आउटफिट्स क्यों पहने हुए हैं, और वे लगातार जीएम को बुला रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। शीरो भी शांत रहने की कोशिश की। उसने अपनी स्टेटस विंडो खोली और कंफर्म किया कि वो अपनी स्किल्स, इक्विपमेंट और आइटम्स को एक्सेस कर सकता है, जिसमें डेजिन एक मैजिक बैग भी शामिल था। लेकिन जब उसने लॉगआउट फंक्शन यूज करने की कोशिश की, तो वो पूरी तरह से डिसेबल था। उम्मीद की एक छोटी सी किरण के साथ उसने अपनी फ्रेंड लिस्ट खोली और देखा कि बहुत से नाम अभी भी ऑनलाइन चमक रहे थे, जिनमें नीत्सुगु भी शामिल था। तुरंत उसने टेलीपैथी का यूज किया, जो एक वॉइस चैट फंक्शन था, और उसे कांटेक्ट किया। कुछ ही देर में दोनों दोस्त मिल गए। नीत्सुगु, जो 2 साल बाद फिर से लॉगिन कर रहा था, वो भी उतना ही कंफ्यूज था। लेकिन उसने अपने दोस्त शीरो को तुरंत पहचान लिया, जो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा उसने इमेजिन किया था, चश्मे वाला एक तेज नजरों वाला आदमी। दोनों ने मिलकर यह कंफर्म किया कि वो एल्डर टेल की दुनिया में फंस गए हैं। ये ठीक उसी समय हुआ था जब नया एक्सपेंशन अपडेट नोवास्फीयर पायनियर्स रिलीज हुआ था। इसका मतलब था कि गेम वर्ल्ड के बारे में उनकी पुरानी नॉलेज अब आउटडेटेड हो चुकी थी, और नए मॉन्स्टर्स, आइटम्स और क्वेस्ट्स किसी भी समय सामने आ सकते थे। फ्यूचर की अनसर्टनिटी को समझते हुए और ये जानते हुए कि घर लौटना आसान नहीं होगा, शीरो ने तय किया कि उनका पहला कदम इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना और इस नई दुनिया को बेहतर ढंग से समझना होना चाहिए। जब वे डिस्कस कर रहे थे, तो अचानक उनका सामना एक पुराने रेड कंपेनियन आकत्सुकी से हुआ। वो एक स्किल्ड लेकिन शांत असैसिन थी, जो अब एक लंबे मेल कैरेक्टर के रूप में उनके सामने खड़ी थी। आकत्सुकी ने तुरंत शीरो को पहचान लिया और उसके पास आई, ग्रीट करने के लिए नहीं, बल्कि एक पोशन के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए जो उसकी अपीयरेंस बदल सके, एक रेयर आइटम जो उसे याद था कि शीरो के पास है। असल में आकत्सुकी एक लड़की थी और एक ऐसे शरीर में फंसे होने की वजह से बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। शीरो के उसे पोषण देने के बाद आकत्सुकी अपने असली रूप में वापस आ गई, एक छोटी लेकिन फुर्तीली लड़की। उसकी मदद के लिए एहसानमंद होकर उसने खुद को एक निंजा घोषित किया और कसम खाई कि वो अपना कर्ज चुकाने के लिए शीरो को अपना मास्टर मानकर उसकी सेवा करेगी। थोड़ा एम्बैरेस्ड होने के बावजूद शीरो मान गया, और इस तरह उनकी तिकड़ी बन गई। उन तीनों ने मिलकर आकीहाबारा को एक्सप्लोर करना शुरू किया और नोटिस किया कि एनपीसीज, जिन्हें अब दी पीपल ऑफ द लैंड कहा जाता था, पहले से ज्यादा जिंदा और असली लग रहे थे। एक परेशान करने वाली बात तब पता चली जब नीत्सुगु ने कुछ राइस केक्स और ग्रीन टी खरीदी, लेकिन उन सभी खाने पीने की चीजों का टेस्ट बिल्कुल एक जैसा था, जैसे गीले बिना नमक वाले क्रैकर्स। इस बात ने उनके इस अजीब एहसास को और पुख्ता कर दिया कि वो एक डिस्टॉर्टेड रियलिटी में जी रहे हैं। उसी वक्त शीरो को क्रेसेंट मून अलायंस की गिल्ड मास्टर मैरियल का कॉल आया, जिसने उन्हें इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए अपने गिल्ड हॉल में इनवाइट किया। वहां वे मैरियल, जो एक चेयरफुल एल्फ क्लेरिक थी, और हेनरिएटा, जो एक ह्यूमन बार्ड थी, से मिले। मैरियल ने कंफर्म किया कि उनके 19 में से 18 गिल्ड मेंबर्स इस वक्त आकीहाबारा में ऑनलाइन थे, और जापानीज सर्वर के चारों बड़े शहरों में ऐसे ही हालात थे। हालांकि शहरों के बीच के टेलीपोर्टेशन गेट्स डिसेबल हो चुके थे, जिससे सब लोग आइसोलेटेड पड़ गए थे। इस केओस के बीच कुछ गिल्ड्स तेजी से नए मेंबर्स रिक्रूट कर रहे थे। अब डिसबैंड हो चुके लेजेंडरी रेड ग्रुप डिबॉचरी टी पार्टी के स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में शीरो की रेपुटेशन को जानते हुए मैरियल ने बहुत ही सीरियसली उसे अपने गिल्ड में शामिल होने के लिए इनवाइट किया। लेकिन शीरो ने मना कर दिया, ये कहते हुए कि वो अभी कोई डिसीजन नहीं ले सकता। वो साफ देख सकता था कि मैरियल, जो भले ही चेयरफुल दिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस सिचुएशन का सामना करने में अंदर ही अंदर स्ट्रगल कर रही थी। गिल्ड हॉल से बाहर निकलने के बाद वे तीनों एक सवाल पर डिस्कस करने लगे। अगर वे इस दुनिया में मर गए तो क्या होगा? गेम में प्लेयर्स कैथीड्रल में रिस्पॉन होते थे, लेकिन अब कोई पक्के से कुछ नहीं कह सकता था। इसका जवाब ढूंढने और इस नई रियलिटी में लड़ना सीखने के लिए शीरो ने तय किया कि उन्हें ट्रेनिंग करनी चाहिए। वे फॉरेस्ट ऑफ इटर्नल ट्वाइलाइट में गए, एक ऐसा एरिया जहां लेवल 90 होने के बावजूद लो लेवल मॉन्स्टर्स उन पर हमला करते थे। स्पाइनी वीजल्स के खिलाफ हुई लड़ाई ने एक बार फिर गेम खेलने और असल जिंदगी में लड़ने के बीच का बड़ा फर्क साबित कर दिया। अपनी तरफ तेजी से आते मॉन्स्टर्स का सामना करते हुए कमांड्स एंटर करना बहुत ही मुश्किल था। हालांकि लड़ाई के दौरान शीरो को एक इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन हुआ। मेन्यू से कमांड्स यूज करने की जगह उन्हें अपनी बॉडी से मूवमेंट्स को फील करने की जरूरत थी। उसकी सलाह मानते हुए आकत्सुकी ने अपने इंस्टिंक्ट से मूव किया, और वो कामयाब रही। उसकी बॉडी ने अपने आप स्किल्स को परफेक्टली एग्जीक्यूट कर दिया। नीत्सुगु ने भी ऐसा ही किया और एक पावरफुल शील्ड बैश यूज किया। उन्होंने इस दुनिया का नया रूल खोज लिया था, जहां स्किल और बॉडी एक हो चुके थे। ये उनका नया एल्डर टेल था, एक ऐसी दुनिया जहां लगभग 30,000 जापानीज प्लेयर्स और दुनिया भर के लाखों लोग फंसे हुए थे, जिसे आगे चलकर एपोकलिप्स कहा जाने वाला था।
जब शीरो और उसकी टीम आकीहाबारा में सर्वाइव करना सीख रही थी, तब नॉर्दर्न सिटी सुजुकी नो सरारा से मदद के लिए एक डेस्परेट कॉल आई। क्रेसेंट मून अलायंस की एक यंग मेंबर खतरे में थी। इस दुनिया में जहां मौत अब अंत नहीं थी, एक प्लेयर मॉन्स्टर्स से लड़ते हुए हार गया था, लेकिन बिल्कुल गेम की तरह वो कैथीड्रल में रेजरेक्ट हो गया। इस बात ने एक सच को कंफर्म किया और साथ ही रिलीफ भी दी। वे सच में इमॉर्टल थे। एमएमओआरजी एल्डर टेल की दुनिया में फंसे हुए थे, जहां अंदाजन 30,000 जापानीज और दुनिया भर के लाखों लोग कैद थे। ये दुनिया एक ऐसी रियलिटी बन चुकी थी जहां मौत सिर्फ एक टेम्परेरी परेशानी थी। एक लड़ाई के बाद जिसमें शीरो ने अपने एस्ट्रल बाइंड स्किल का यूज करके दुश्मन को इमोबिलाइज कर दिया और उसे खत्म कर दिया, उसके ग्रुप ने उस दिन की ट्रेनिंग खत्म करने का फैसला किया। इसके जरिए शिरो ने कॉम्बैट के नए तरीके पर रिफ्लेक्ट किया। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी बॉडीज ने बेसिक फाइटिंग मूवमेंट्स को मेमोराइज कर लिया हो, जिससे वे स्किल्स और स्पेल्स को इंस्टिंक्टिवली यूज कर पा रहे थे, बिल्कुल वॉइस कमांड्स देने की तरह। बस शर्त ये थी कि उनका लड़ने का इरादा हो और दुश्मन उनके सामने हो। हालांकि उसे रियलाइज हुआ कि सिर्फ स्किल्स यूज कर पाने और उन्हें सच में मास्टर करने के बीच एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। इसके लिए बहुत ज्यादा रिगरस प्रैक्टिस की जरूरत होगी, शायद रियल वर्ल्ड मार्शल आर्टिस्ट की तरह। अकात्सुकी ने वापस जाने का रास्ता स्काउट करने के लिए आगे जाने का ऑफर दिया। साथ ही उस जंगल को अपनी असैसिन और ट्रैकर एबिलिटीज जैसे डार्क विजन, स्नीक और साइलेंट मूवमेंट के लिए एक परफेक्ट ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह यूज किया। वो बिना कोई आवाज किए गायब हो गई, जिससे नित्सुगु उसकी स्किल्स देखकर हैरान रह गया। वापस लौटते वक्त शिरो और नित्सुगु ने आकीहाबारा की बिगड़ती सिचुएशन के बारे में डिस्कस किया। वहां ऑर्डर और सिक्योरिटी तेजी से कोलैप्स हो रहे थे। बड़े गिल्स अपनी पावर का यूज करके छोटे गिल्स को अप्रेस कर रहे थे, और उससे भी बुरी बात यह थी कि पीकेएस यानी प्लेयर किलर्स में बहुत तेजी से सर्ज आया था, जो आइटम्स और मनी चुराने के लिए मॉन्स्टर्स के बजाय दूसरे प्लेयर्स पर अटैक करते थे। मिनी मैप ना होने और शहर के बाहर जीएम्स को कांटेक्ट ना कर पाने की वजह से एम्बुशेस करना आसान हो गया था, जिससे पीकिंग पहले से कहीं ज्यादा कॉमन हो गई थी। लोका हॉस्पिटल एरिया से गुजरते समय उन्हें अचानक ह्यूमन प्रेजेंस फील हुई। वो 4 पीकेएस का एक ग्रुप था, एक वॉरियर, 2 थीव्स और एक हीलर। कॉन्फिडेंट होकर उन पीकेएस ने डिमांड की कि अगर शिरो और उसका ग्रुप जिंदा रहना चाहता है तो वे अपने सारे आइटम्स उनके हवाले कर दें। लेकिन शिरो और नित्सुगु ने फाइट बैक करने का डिसीजन लिया। शिरो ने तुरंत नित्सुगु को एंकर हाउस स्किल का यूज करके उनका अटेंशन ड्रॉ करने की कमांड दी। ये एक टॉन्ट एबिलिटी थी जो दुश्मनों को उस पर अटैक करने के लिए फोर्स करती थी। इसके बाद शिरो ने अपना एन्चेंटर मैजिक यूज किया। उसने एक टारगेट को इमोबिलाइज करने के लिए एस्ट्रो गाइन कास्ट किया, फिर डिम लाइटनिंग का यूज किया, जो एक वीक ऑफेंसिव स्पेल था लेकिन उसका एक टैक्टिकल पर्पस था। फिर उसने थॉर्न बाइंड हॉस्टेज का इस्तेमाल किया, जिसने दुश्मन को ग्लोइंग थॉर्न्स में लपेट लिया, जो किसी एलाई के उस टारगेट पर अटैक करने पर हर बार 1000 डैमेज के साथ एक्सप्लोड होते थे। उसने एक्सप्लेन किया कि एन्चेंटर क्लास डायरेक्ट डिफेंस में स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन दुश्मनों को वीकन करने और एलाइज को एम्पावर करने में एक्सपर्ट थी। जब पीके ग्रुप ने अपना पूरा फोकस नित्सुगु पर अटैक करने में लगा रखा था, वे ये नोटिस नहीं कर पाए कि अकात्सुगी ने चुपचाप पास आकर उनके हीलर को एस्ट्रो हिप्नोज का यूज करके सुला दिया था। जब तक पीकेएस को अपनी मिस्टेक रियलाइज हुई, अकात्सुकी ने जंगल में छिपे बाकी मेंबर्स को तेजी से एलिमिनेट कर दिया था। उसने एक्सप्लेन किया कि शिरो का डिम लाइटनिंग सिर्फ एक वीक अटैक नहीं था, उसकी रोशनी ने उन्हें अंधेरे जंगल में ब्लाइंड कर दिया था, जिससे वे ये देख नहीं पाए कि उनके हीलर को बहुत पहले ही न्यूट्रलाइज कर दिया गया था। उनका लूज कोऑर्डिनेशन और अपने टीममेट्स के स्टेटस पर ध्यान न देना ही उनकी डेविस्टेटिंग डिफीट का कारण बना। बैटल के बाद ग्रुप ने बढ़ते पीके इंसिडेंट्स के रूट कॉज पर रिफ्लेक्ट किया। शिरो ने कंक्लूड किया कि यह प्रॉब्लम सिर्फ प्रॉफिट की नहीं, बल्कि लैक ऑफ पर्पस की थी। एक ऐसी दुनिया में जहां खाना भले ही टेस्टलेस हो, हमेशा अवेलेबल था, लो लेवल मॉन्स्टर्स को मारकर आसानी से मनी अर्न की जा सकती थी, और मौत परमानेंट नहीं थी। कई प्लेयर्स लॉस्ट और विदाउट डायरेक्शन फील कर रहे थे। वे सच में जीने के बजाय सिर्फ मर नहीं रहे थे, और कुछ प्लेयर्स ने अपने अंदर के खालीपन को भरने और जिंदा महसूस करने के लिए दूसरों को हम करना शुरू कर दिया था। हालांकि शिरो और उसके ग्रुप को जल्द ही एक नया पर्पस मिल गया, जब मैरियल उनके पास एक अर्जेंट रिक्वेस्ट लेकर आई। उसके गिल्ड की एक मेंबर सेरेरा नाम की एक लड़की नॉर्दर्न सिटी सुजुकिनो में फंसी हुई थी और खतरे में थी। टेलीपोर्टेशन गेट्स अभी भी डिसेबल थे, और वहां पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, पैदल या घोड़े पर, जो कि 425 किलोमीटर की जर्नी थी। मैरियल का प्लान अपने हाईएस्ट लेवल मेंबर्स की एक रेस्क्यू पार्टी भेजने का था, लेकिन शिरो ने तुरंत कैलकुलेट कर लिया कि ऐसी ट्रिप का फेल होना लगभग तय था। थोड़ा सोचने के बाद और नत्सुगु और अकात्सुकी के सपोर्ट के साथ शिरो ने अपना डिसीजन लिया। वे खुद सेरेरा को रेस्क्यू करने जाएंगे। उसने कहा कि जब कोई दोस्त मुसीबत में हो तो उसकी मदद करना एक नेचुरल बात है, और भले ही उनके पास कोई ग्रैंड पर्पस ना हो, इसका मतलब ये नहीं था कि वे पीकेएस की तरह नीच बन जाए। ये उनका जवाब था कि वे क्या कर सकते थे, और ये काम डिबॉचरी टी पार्टी की उस लेजेंडरी स्पिरिट की याद दिलाता था जो कभी उनमें हुआ करती थी। अपने प्रॉमिस को पूरी एफिशिएंसी के साथ निभाने के लिए शिरो ने एक सीक्रेट रिवील किया जो उसने लंबे समय से छिपा रखा था। उसने ग्रिफिन्स को बुलाने के लिए रेयर समनिंग विसल्स का यूज किया, जो डेडली फील्ड्स पर हेडीज ब्रेथ रेड को सक्सेसफुल
सक्सेसफुली कॉन्कर करने के रिवॉर्ड्स थे। ये मजेस्टिक फ्लाइंग बीस्ट उन्हें घोड़े पर सफर करने के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से नॉर्थ की लंबी जर्नी कवर करने में मदद करेंगे। जब नत्सुगु ने एक्साइटमेंट से भरकर सबसे पहले टेक ऑफ किया तो शिरो ने अकात्सुकी को अपने पीछे बैठने दिया और फिर वे दोनों भी आसमान में उड़ गए। शुरुआत में अकात्सुकी थोड़ी नर्वस थी, लेकिन जल्द ही नीचे का ब्रेथ टेकिंग सीनरी, साफ नीला आसमान और हवा में उड़ते हुए आजादी की उस बेहतरीन फीलिंग को महसूस करके वो पूरी तरह से खुश हो गई। इस तरह उन तीनों का रेस्क्यू मिशन शुरू हुआ। शिरो के ग्रुप को आकीहाबाद से निकले हुए 3 दिन बीत चुके थे। वे सेरेरा नाम की उस यंग लड़की को रेस्क्यू करने निकले थे जो नॉर्दर्न सिटी सुजुकिनो में फंसी हुई थी। ग्रिफिन्स के थैंक्स की भले ही वे दिन में सिर्फ 4 घंटे ही उड़ सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया था जिसमें घोड़े पर जाने में 2 हफ्ते लगते। जब वे टियर स्टोन माउंटेन्स के ऊपर से उड़ रहे थे तो उन्होंने हवा में ग्लाइड करते हुए कई वाइवन्स को स्पॉट किया, जिससे ये कंफर्म हो गया कि मॉन्स्टर्स अभी भी गेम की तरह फेमिलियर रीजन्स में अपीयर हो रहे थे। माउंटेन रेंज के ऊपर से उड़ना बहुत डेंजरस हो सकता है। ये रियलाइज करते हुए शिरो ने बैकअप प्लान को कैरी आउट करने का डिसीजन लिया, जो था पाम डीप नाम के एक एंशिएंट अंडरग्राउंड रूट से होकर गुजरना। अंदर एंटर करते ही ग्रुप इसकी वास्टनेस देखकर ऑस्ट्रक रह गया। टनल्स और एंशिएंट माइंस का एक बहुत ही बड़ा और कॉम्प्लेक्स भूल भुलैया जो कंप्यूटर स्क्रीन पर उनके द्वारा देखी गई किसी भी चीज से कहीं ज्यादा मैसिव और ब्रेथ टेकिंग था। हालांकि रियलिटी अपने साथ खंडहर भी लाई थी। कैवन के कई सेक्शंस ढह चुके थे जो गेम में दिखने वाले नजारे से बिल्कुल डिफरेंट था। कुछ ही देर बाद उनका सामना रैटमैन के ग्रुप से हुआ, जो इस दुनिया की डेमी ह्यूमन रेसेस में से एक थी। हालांकि वे बीमारी फैलाने वाले लो लेवल मॉन्स्टर्स थे, लेकिन उन्होंने अटैक नहीं किया। उनके इंस्टिंक्ट्स ने उन्हें बता दिया कि उनके और शिरो के ग्रुप के लेवल में बहुत बड़ा डिफरेंस था। फिर भी उसे नोटिस किया कि अगर उन्हें घेरा गया तो वे डेंजरस हो सकते हैं। इसलिए टाइम वेस्ट करने और उनकी बीमारी के इफेक्ट से इन्फेक्शन का रिस्क लेने से बचने के लिए उसने डिसाइड किया कि उन्हें कोई दूसरा रूट खोजना चाहिए। एक छोटे से रेस्ट के दौरान उन्हें एक बार फिर इस दुनिया की सबसे हार्श रियलिटी की याद आ गई। टेस्टलेस खाना। मेन्यू कमांड्स का यूज करके तैयार किए जाने पर भी सी फूड करी से लेकर जम्बलाया तक हर डिश का टेस्ट बिल्कुल बिना नमक वाले दलिए जैसा ब्लैंड था। हालांकि शुगर, सॉल्ट और फ्रूट जैसे रॉ इंग्रेडिएंट्स का अपना ओरिजिनल टेस्ट बरकरार था, लेकिन उन्हें कंबाइन करने से सिर्फ एक डल नमकीन या मीठा दलिया ही बनता था, जिससे उन्हें फास्ट फूड और कन्वीनियंस स्टोर के बेंटो बॉक्सेस के फ्लेवर की याद आने लगी थी। उसी समय शिरो को मैरियल की एक टेलीपैथिक कॉल आई। उसने उसे इन्फॉर्म किया कि उसने टेलीपैथी के जरिए सेरेरा को सक्सेसफुली कॉन्टैक्ट कर लिया है। वो लड़की सेफ है और फिलहाल सुजुकिनो में काइंड प्लेयर उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। इस बीच सुजुकिनो में सेरेरा अपनी छिपने की जगह पर बेहद बोर फील कर रही थी और अपने यूजलेस सब क्लास मेड को चुनने के डिसीजन पर अफसोस जता रही थी। वे क्लीनिंग करके अपना टाइम पास कर रही थी, जिससे संयोग से उसका मेड लेवल इंक्रीज हो गया। कुछ ही देर बाद जिसने उसे बचाया और पनाह दी थी, न्यांटर नाम का एक कैटमैन, वो लौट आया और शहर की सिचुएशन के बारे में एक बुरी खबर लाया। ब्रिगांडिया गिल्ड दहशत फैला रहा था, जो दूसरे प्लेयर्स और पीपल ऑफ द लैंड दोनों को लूट और टॉर्चर कर रहा था। फिर भी उसने सेरेरा को रीअश्योर किया और बताया कि रेस्क्यू टीम कल दोपहर तक पहुंच जाएगी। पाम डीप में वापस शीरो के ग्रुप को एक बड़े ऑब्स्टिकल का सामना करना पड़ा जब एक कमजोर पुल जिसे वे पार कर रहे थे अचानक कोलैप्स हो गया, जिससे शीरो गहरी खाई में गिर गया। फ्री फॉल के उस पल में शीरो के दिमाग में पुरानी मेमोरीज ताज़ा हो गईं। उसे याद आया कि वो एक इंट्रोवर्टेड इंसान था जो दोस्तों के बीच हमेशा लोनली फील करता था और कैसे एल्डर टेल उसका एस्केप बन गया था। अपनी वास्ट नॉलेज की बदौलत वो जल्दी ही एक रिस्पेक्टेड वेटरन प्लेयर बन गया, लेकिन उसके फेम ने उसे परेशानी भी दी, क्योंकि लोग रेयर आइटम्स और इन्फॉर्मेशन के लिए उसे लगातार एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते थे, जिससे वो टायर्ड और फ्रस्ट्रेटेड रहने लगा था। फिर उसे अपनी लाइफ के सबसे खुशी वाले दिनों की याद आई, जब वो डिबॉचरी टी पार्टी का मेंबर था, सच्चे दोस्तों के साथ एडवेंचर करता था और डिस्कवरी की खुशी को एक्सपीरियंस करता था। उन मेमोरीज ने उसे स्ट्रेंथ दी और अंधेरे में खो जाने से ठीक पहले आकासुकी उसे बचाने के लिए उसके पीछे कूद पड़ी, जबकि नात्सुगु ने उन दोनों को खींचकर सेव कर लिया। जब उसे होश आया तो उसने अपने दोनों दोस्तों को थैंक्स कहा और उन्हें रियलाइज हुआ कि उनकी लेवल 90 बॉडीज उनकी इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा रेजिलिएंट थीं। न केवल उन्हें उस ग्रेट फॉल से मिनिमल इंजरीज आई थीं, बल्कि इतने लंबे सफर के बावजूद उन्हें कोई थकान भी फील नहीं हो रही थी। उनकी बातचीत से जल्दी ही एक अनएक्सपेक्टेड फैक्ट सामने आया। आकात्सुकी असल में एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थी, जिसने नात्सुगु को बहुत सरप्राइज कर दिया। वो उसे टीज करने से खुद को रोक नहीं पाया, जिसके बदले में उसे हमेशा की तरह आकात्सुकी की तेज किक्स खानी पड़ी। उनकी जर्नी आगे बढ़ी जब तक कि उनका रास्ता एक मैसिव रैट मॉन्स्टर यानी रैट मैसो ने नहीं रोक लिया। उन्हें लगा कि ये नोवा स्फीयर पायनियर्स एक्सपेंशन में इंट्रोड्यूस किए गए नए मॉन्स्टर्स में से एक है। कोई और चॉइस ना होने पर ग्रुप ने फाइट करने का डिसीजन लिया और नात्सुगु इस क्रीचर का अटेंशन ड्रॉ करने के लिए आगे बढ़ा। इस बीच शीरो ने कंटिन्यूस डैमेज देने के लिए थॉर्न बाइंड हॉस्टेज, दुश्मन की इवेजन एबिलिटी कम करने के लिए माइंड शॉक और आकात्सुकी की अटैक पावर बढ़ाने के लिए कीनट जैसे सपोर्ट स्पेल्स यूज किए। फिर उसने क्रिटिकल असैसिनेट स्ट्राइक के साथ उस मॉन्स्टर को फिनिश कर दिया। दुश्मन को हराने के बाद उन्हें फाइनली उस अंडरग्राउंड एरिया का एग्जिट मिल गया और उनके रिवॉर्ड के रूप में सामने एक ब्रेथ टेकिंग नजारा था। पहाड़ की चोटी पर एक शानदार सनराइज,
शीरो ने रियलाइज किया कि भले ही कई प्लेयर्स ने गेम में ये सीन देखा हो, लेकिन इस रियल वर्ल्ड में इसे सच में देखने वाले वे पहले एडवेंचरस थे। एक जेन्युइन विक्ट्री, एक रियल डिस्कवरी जिसने उनके सारे एफर्ट्स को सच में मीनिंगफुल बना दिया था। हालांकि सुजुकिनो की उस शांत खूबसूरती के बिल्कुल विपरीत बगैंडिया गिल्ड और उसके लीडर डेमिकास की ब्रुटैलिटी बेरोक-टोक जारी थी। उसने अपने सबॉर्डिनेट्स को सेरारा और कैटमैन नियांता की तलाश में पूरे शहर को छान मारने का ऑर्डर दिया। ये कहानी एल्डर टेल की दुनिया में सेट है, एक ऐसे रेल्म को जो हाफ गाया प्रोजेक्ट के बेस पर बना है, जिसने इसे असली धरती के आधे साइज का एक मिनिएचर वर्जन बना दिया है, जहां जापान से जुड़ा हिस्सा क्रेसेंट आइलैंड्स ऑफ यामाटो के नाम से जाना जाता है। इसके नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट पर एसओ एम्पायर है, जो शीरो के ग्रुप की डेस्टिनेशन भी है। जैसे ही वे सुजुकिनो शहर के पास पहुंचे, उन्होंने बगांडिया गिल्ड के बारे में डिस्कस किया, जो एक नोटोरियस ऑर्गेनाइजेशन था, तब भी जब एल्डर टेल सिर्फ एक गेम हुआ करता था। और अब इस रियल वर्ल्ड में भी वे पानी में मछली की तरह थ्राइव कर रहे थे और आज़ादी से अपना टेरर फैला रहे थे। एक कॉल खत्म करने के बाद शीरो ने अपनी स्ट्रैटेजी आकात्सुकी को एक्सप्लेन की। वे सेरारा और उसके प्रोटेक्टर से शहर के बाहर के बजाय सीधे अंदर मिलेंगे, क्योंकि अगर कोई बैटल हुई और वे मारे गए तो वे आकीहाबारा कैथीड्रल में रिस्पॉन हो जाएंगे, जबकि सेरारा सुजुकिनो कैथीड्रल में ही फंसी रह जाएगी। इसके अलावा क्योंकि सेरारा बगांडिया मेंबर की फ्रेंड्स लिस्ट में थी, तो जिस प्राइवेट सेफ जोन में वे छिपी हुई थीं, वहां से बाहर निकलते ही उसे ट्रैक कर लिया जाएगा। इसलिए उन्हें दुश्मन के पहुंचने से पहले स्विफ्टली और डिसाइसिवली एक्ट करने की जरूरत थी। शीरो के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए आकात्सुकी ने इनविजिबल होने के लिए अपनी ट्रैकर क्लास स्किल्स हाइड और साइलेंट मूव का यूज किया और ग्रुप ने अपना रेस्क्यू मिशन शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने सुजुकिनो शहर में एंटर किया, उनकी प्रेजेंस को तुरंत उन बगैंडिया मेंबर्स ने डिटेक्ट कर लिया, जो पागलों की तरह सेरारा को सर्च कर रहे थे। हालांकि शीरो का ग्रुप जल्दी ही कॉरिडोर ऑफ टाइम नाम की जगह पर अपने रोंडेवू पॉइंट पर पहुंच गया, जहां उन्हें सेरारा मिल गई। उनकी सरप्राइज के लिए जिसने उसे रेस्क्यू और प्रोटेक्ट किया था, वो कोई और नहीं बल्कि नियांता था, जो लेवल 90 का एक कैटमैन स्वैशबकलर था, एक पुराना कॉमरेड, एक रिस्पेक्टेड टीममेट जिससे शीरो कभी डिबॉचरी टी पार्टी के ग्लोरियस दिनों में लीडर कहा करता था। इस अनएक्सपेक्टेड रीयूनियन ने उन्हें बड़ी खुशी और एक रिन्यूड ट्रस्ट दिया। अपने जेंटलमैनली डेमीनर और अपनी बातों को म्याओं से खत्म करने की हैबिट वाले नियांता ने आसानी से उनके साथ वापस आकीहाबारा चलने के लिए अग्री कर लिया, क्योंकि उसके पास सुजुकिनो में रुकने का कोई रीजन नहीं था। हालांकि जैसे ही वे डिपार्ट करने वाले थे, आकात्सुकी ने रिपोर्ट किया कि नॉर्थ से दुश्मन अप्रोच कर रहे थे, जिन्हें एक मैसिव भालू जैसा वॉरियर लीड कर रहा था। नियांता ने उसे बगैंडिया के लीडर डेमिकास की पहचान की। बिना किसी हेजिटेशन के वे जल्दी से बैक रूट से एस्केप कर गए, लेकिन कुछ ही देर बाद बगैंडिया की फुल फोर्स ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। डेमिकास ने सिरारा का मजाक उड़ाया और उसे थ्रेटन किया। उसका प्लान पहले नियांता को मारना था, ताकि वो सिरारा की स्पिरिट को क्रश कर सके और उसे घुटने टेकने पर फोर्स कर सके। एक ओवरवेलमिंग आर्मी का सामना करते हुए सिरारा डर से कांप रही थी, लेकिन नियांता और शीरो पूरी तरह काम थे। शीरो ने डेमिकास को टॉन्ट किया, उसे डेमिग्लेस कहकर उसकी कावर्डिस का मजाक उड़ाया और फिर चीजों को हमेशा के लिए सेटल करने के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स के बीच में एक ड्यूल प्रपोज किया। अपनी सटल कनिंगनेस के साथ शीरो ने डेमिकास का अटेंशन डाइवर्ट कर दिया और उसके बजाय ग्रे स्टील के लौंडा की तरफ इशारा किया, जो एक सॉर्सरर था और ज्यादा केपेबल फाइटर लग रहा था। अल्टीमेटली अपने वुंडेड ब्राइड के साथ डेमिकास गुस्से से दहाड़ा और उसने नियांता के साथ ड्यूअल एक्सेप्ट कर लिया। बैटल शुरू हो गई। लेवल 90 के मंक डेमिकास ने लगातार और रैपिड अटैक्स के साथ चार्ज किया, जबकि नियांता डॉज और काउंटर करने के लिए अपनी एजिलिटी और ड्यूअल रेपियर्स पर रिलाई कर रहा था। स्किलफुल प्रिसिजन के साथ उसने डेमिकास की अटैक पावर, डिफेंस और इवेजन को कमजोर करने के लिए डी बफ्स अप्लाई किए और धीरे धीरे बाजी अपने फेवर में पलट दी। ये रियलाइज करते हुए कि वो हार रहा था, डेमिकास ने अपना प्रॉमिस तोड़ा और अपने गिल्ड मेंबर्स को फाइट में ज्वाइन करने का ऑर्डर दिया। नेओत्सुगु ने तुरंत दुश्मन के हीलर्स का अटेंशन ड्रॉ करने के लिए अपनी स्किल एंकर हाउल एक्टिवेट कर दी, जबकि सेरारा ने शीरो के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए नियांता और नेओत्सुगु को हील करना शुरू कर दिया। हालांकि अपने लो लेवल के कारण वो जल्दी ही एग्जॉस्ट हो गई। जब नेओत्सुगु की हेल्थ खत्म होने वाली थी, तब शीरो ने उसे अपनी अल्टीमेट डिफेंसिव स्किल कासल ऑफ स्टोन यूज करने का सिग्नल दिया। ये एक टेक्निक थी जो 10 सेकंड्स के लिए एक इम्पेनेट्रेबल बैरियर क्रिएट करती थी, लेकिन इसका 10 मिनट का कूल डाउन था। डेमिकास और उसके सबॉर्डिनेट्स मॉकिंगली हंसने लगे, ये मानते हुए कि ये एक डेस्परेट एक्ट था, लेकिन उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि ये सब एक केयरफुली सेट ट्रैप का पार्ट था। उन प्रेशियस 10 सेकंड्स के दौरान सेरारा ने नेओत्सुगु की हेल्थ को कंप्लीटली रिस्टोर करने में अपनी सारी स्ट्रेंथ लगा दी, और जैसे ही कास्टल ऑफ स्टोन फेड हुआ, शीरो ने अपना ट्रम्प कार्ड यूज किया। उसने डेमिकास पर थॉर्न बाइंड हॉस्टेज कास्ट किया और ठीक उसी समय नियांता आगे बढ़ा और 2 सेकंड से भी कम समय में 9 स्ट्राइक्स की एक अस्टॉनिशिंग सीरीज डिलीवर कर दी। पहली 5 स्ट्राइक्स ने 5000 डैमेज देते हुए थॉर्न्स के इनिशियल सेट को डिस्ट्रॉय कर दिया।
फिर परफेक्ट मिलीसेकंड टाइमिंग के साथ जैसे ही उसका कूल डाउन रीसेट हुआ, शीरो ने तुरंत थॉर्न बाइंड हॉस्टेज को रिकास्ट कर दिया और नियांता की अगली 4 स्ट्राइक्स ने 4000 का और डैमेज देते हुए दूसरे सेट ऑफ थॉर्न्स को ट्रिगर कर दिया। वेपन डैमेज के साथ मिलकर इस डेवेस्टेटिंग कॉम्बो ने एक ही पल में डेमिकास के हेल्थ बार को पूरी तरह ऑब्लिटरेट कर दिया, जिससे वो और पूरा बर्गेंडिया गिल्ड हॉरर और डिसबिलीफ में स्टन रह गया। उनके लीडर के हारने के साथ ही शीरो ने विक्ट्री डिक्लेयर कर दी और अनाउंस किया कि सुजुकीनो और आकिहाबारा के बीच का रूट सिक्योर कर लिया गया है, जिससे बर्गेंडिया के टेरर का एंड हो गया। कैथीड्रल वापस भेजे जाने से पहले डेमिकास ने कसम खाई कि वो चश्मे वाले उस विलन यानी शीरो का चेहरा कभी नहीं भूलेगा। एक भी मोमेंट वेस्ट किए बिना ग्रुप ने अपने ग्रिफिन्स को समन किया और दुश्मनों के एस्टॉनिशमेंट के बीच सुजुकीनो से एस्केप करते हुए आसमान में उड़ गए। घर लौटते समय आकात्सुकी ने उस एक्स्ट्रॉर्डिनरी टीम वर्क पर रिफ्लेक्ट किया जो उसने अभी अभी देखा था। बिना एक भी शब्द बोले एग्जीक्यूट की गई एक फ्लॉलेस स्ट्रैटेजी, और फिर वे सब एक साथ घर एक ही हबारा की तरफ निकल पड़े। एल्डरडेल की दुनिया में नॉन प्लेयर कैरेक्टर्स या एनपीसीज आमतौर पर लाइफलेस एंटिटीज होते थे जो बस अपनी प्री प्रोग्राम लाइंस को बार बार रिपीट करते थे। उनका एग्जिस्टेंस सिर्फ गेम में अपने डिजाइन किए गए रूल्स को पूरा करने के लिए था। हालांकि अपोक्लिप्स नाम के इवेंट के बाद से एक बहुत बड़ा और प्रोफाउंड चेंज आ गया था। सेरेरा को सुजुकीनो से सक्सेसफुली रेस्क्यू करने के बाद ग्रुप ने कैंप लगाकर रेस्ट करने का डिसीजन लिया। वहीं पर एक ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी ने इस दुनिया के बारे में उनकी अंडरस्टैंडिंग को पूरी तरह से बदल दिया। नियांता, जिसका सब क्लास एक लेवल 90 शेफ था, उसने इकट्ठा किए गए रॉ इंग्रेडिएंट्स का यूज करके हाथों से कुकिंग की, बिना इन गेम मेन्यू सिस्टम पर रिलाई किए, और रियल फ्लेवर वाली डिशेस तैयार की। खुशबूदार ग्रिल्ड मीट और रिच सॉस का एक शानदार फीस्ट जिसने उस टेस्टलेस खाने के रूल को शैटर कर दिया जिसे वे इतने लंबे समय से बर्दाश्त कर रहे थे। इससे ये प्रूव हो गया कि इस नई रियलिटी में कुकिंग जैसी क्राफ्टिंग स्किल्स अब सिर्फ इन गेम मैकेनिक्स नहीं रह गई थी, बल्कि जेन्युइन एबिलिटीज बन गई थी जो रियल और टैंजिबल रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकती थी, बशर्ते यूजर के पास सफिशिएंट एक्सपर्टीज हो। उस सैटिस्फाइंग मील के बाद ग्रुप ने फॉर्मली एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन दिया। इसी दौरान आकात्सुकी और सेरेरा को पता चला कि शीरो, मेत्सुगी और नियांता किसी समय डिबॉचरी टी पार्टी नाम के लेजेंडरी रेड ग्रुप के कोर मेंबर्स हुआ करते थे। ये कोई गिल्ड नहीं था, बल्कि एलीट प्लेयर्स का एक ऐसा ग्रुप था जो एडवेंचर के लिए सेम पैशन शेयर करते थे। इस सच ने कॉम्बैट में उनके एक्स्ट्रॉर्डिनरी कोऑर्डिनेशन और ग्रिफिन्स जैसे रेयर आइटम्स के होने का रीजन एक्सप्लेन कर दिया। इसने शीरो के लिए आकात्सुकी की एडमिरेशन को और भी गहरा कर दिया। उनकी बातचीत के दौरान शीरो को अचानक उन दो नॉविस प्लेयर्स की याद आई जिनकी उसने पास्ट में कभी मदद की थी, टोया और मिनोरी नाम के जुड़वा भाई बहन। मेंटर सिस्टम का यूज करके एक रेयरली यूटिलाइज्ड फीचर जो हाई लेवल प्लेयर्स को बिगिनर्स के साथ खेलने के लिए टेम्पररीली अपना लेवल कम करने की परमिशन देता था, उसने गेम के शुरुआती सफर में उन्हें गाइड और सपोर्ट किया था। हालांकि अपोक्लिप्स के बाद से उसका उनसे कॉन्टैक्ट टूट गया था, लेकिन उसे इतना पता था कि उन्होंने कोई गिल्ड ज्वाइन कर लिया था। वापस लौटते समय अचानक हुई तेज बारिश ने उन्हें शेल्टर ढूंढने पर मजबूर कर दिया और बाय चांस वे आब विलेज पहुंच गए, जो आब प्लेटो पर एक छोटा सा सेटलमेंट था। वहां उनका सामना उन एनपीसी से हुआ जिन्हें अब पीपल ऑफ द लैंड कहा जाता था। ये उन सोललेस और रेपिटेटिव कैरेक्टर्स से बिल्कुल अलग थे जिन्हें वे गेम में जानते थे। एल्डर फेडोर की लीडरशिप में आर्ब के विलेजर्स के पास अपनी खुद की पर्सनैलिटीज, इमोशंस और मेमोरीज थीं। उनकी फैमिलीज थीं और अपनी लाइफ की कहानियां थीं, जैसे कि वो किस्सा कि कैसे ओल्ड फेडोर ने अपनी बहू को डिलीवरी के लिए क्लिनिक ले जाने के लिए बहादुरी से एक बर्फीले तूफान को पार किया था। इस इंटरैक्शन ने शीरो को इस दुनिया के ट्रू नेचर पर गहराई से रिफ्लेक्ट करने पर मजबूर कर दिया। उन्हें रियलाइज हुआ कि पीपल ऑफ द लैंड सच में इंसान थे। वे अपनी जमीन के साथ हार्मनी में रहते थे और अपनी खुद की इंडिपेंडेंट लाइफ जीते थे। इसने एक प्रोफाउंड सवाल खड़ा किया, शायद वे एडवेंचरर्स ही थे जिनके पास पावरफुल बॉडीज और इन्फिनिट रेजरेक्शन की एबिलिटी थी, इस दुनिया में असली अनोमलीज। उस शाम विलेजर्स ने उन्हें चीज और सॉसेजेस जैसी डिलिशियस लोकल डिशेस परोसी। ये आइटम्स इंग्रेडिएंट टाइप फूड माने जाते थे, इसलिए उनका जेन्युइन फ्लेवर बरकरार था, जो प्रोफेशनल स्किल्स की इंपॉर्टेंस वाली थ्योरी को और भी सपोर्ट कर रहा था। इसी बीच आकिहाबारा में बिल्कुल अलग ही तस्वीर सामने आ रही थी। शहर एक क्वाइट कियोस में डूब चुका था, जहां ताकतवर लोग कमजोरों का शिकार कर रहे थे। टोया और मिनोरी जो ट्रैप होने के बाद सेफ्टी की उम्मीद में एक गिल्ड से जुड़ गए थे, लेकिन इसके बजाय वे मर्सीलेसली एक्सप्लॉइट किए जा रहे थे। उन्हें दिन भर मटेरियल्स कलेक्ट करने के लिए फोर्स किया जाता था और अगर वे अपना कोटा पूरा नहीं कर पाते तो उन्हें पनिश किया जाता था। उनकी जिंदगी डिस्पेयर और सफरिंग से भर गई थी। अपने सबसे डार्केस्ट मोमेंट्स में मिनोरी अक्सर सोचती थी कि उसके टीचर शीरो उसकी जगह होते तो क्या करते। अगले दिन जब टोया अपना काम कर रहा था, तब प्लाजा में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। ये मैरियल की आवाज थी, जो सेरेरा के सेफ लौटने की अनाउंसमेंट कर रही थी। उस फ्लीटिंग मोमेंट में टोया के अंदर होप की एक किरण जागी।
वो आवाज की तरफ भागा और फाइनली उसकी नजर शीरो पर पड़ी, वो मेंटर जिसे मैं फिर से देखने के लिए तरस रहे थे। फिर भी उसने शीरो के पास न जाने का फैसला किया और इसके बजाय वापस मुड़ गया। वो अपने स्ट्रगल्स का सामना खुद से करने के लिए डिटर्मिन्ड था। एल्डरटेल की नई दुनिया में गिल्ड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। वे अब सिर्फ प्लेयर्स के टेम्पररी ग्रुप्स नहीं रह गए थे, बल्कि स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशंस बन गए थे जो कई बेनिफिट्स ऑफर करते थे, जैसे शेयर्ड स्टोरेज, प्राइवेट कम्युनिकेशन सिस्टम्स और सबसे जरूरी गिल्ड बिल्डिंग के अंदर गिल्ड हॉल्स का एक्सेस। सेरेरा की सेफ वापसी पर उसके क्रेसेंट मून अलायंस गिल्ड ने एक ग्रैंड वेलकमिंग फीस्ट रखी। ये इवेंट रिमार्केबल बन गया क्योंकि ये पहली बार था जब हर कोई रियल फ्लेवर वाले खाने का टेस्ट कर सकता था, जिसका सारा क्रेडिट नियांता की मास्टरफुल कुकिंग को जाता था। हालांकि इस खुशी के साथ ये रियलाइजेशन भी आया कि हर कोई इस फ्लेवर को रेप्लिकेट नहीं कर सकता था। इसके लिए एक सर्टन लेवल ऑफ शेफ स्किल की जरूरत थी, और सेम लेवल वालों के बीच में भी टेस्ट उस इंसान की क्राफ्ट्समैनशिप के हिसाब से वेरी करता था। इस डिस्कवरी की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को पहचानते हुए मैरियल ने इसे कुछ समय तक सीक्रेट रखने का डिसीजन लिया। पार्टी के दौरान जब माहौल एकदम जॉयफुल और लाइवली था, शीरो एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन के लिए मैरियल के पास गया। उसने उससे अपनी एब्सेंस में आकेहबारा की सिचुएशन के बारे में पूछा, और मैरियल ने काफी पेसिमिस्टिक टोन में शेयर किया कि हालांकि पीके इंसिडेंट्स कम हो गए थे, लेकिन शहर में एक अंडरग्राउंड सोशल ऑर्डर डेवलप होता हुआ लग रहा था। डीडीडी जैसे पावरफुल गिल्ड्स, जिनके 1500 से ज्यादा मेंबर्स थे, धीरे धीरे अपने अनरिटन रूल्स एस्टैब्लिश कर रहे थे और बेस्ट हंटिंग ग्राउंड्स पर कंट्रोल कर रहे थे, जिससे छोटे गिल्ड्स डिसएडवांटेज में जा रहे थे। सिचुएशन तब और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गई जब ब्लैक स्वॉर्ड नाइट्स क्लाइज और सिल्वर स्वॉर्ड जैसे दूसरे पावरफुल गिल्ड्स ने नंबर्स में compete न कर पाने के कारण क्वालिटी पर फोकस करने का डिसीजन लिया। वे नए एक्सपेंशन में लेवल कैप बढ़ने के बाद लेवल 91 और यहां तक कि 100 तक पहुंचने के लिए स्ट्राइव कर रहे थे। इसे अचीव करने के लिए उन्होंने हैमिलिन नाम के एक इन्फेमस गिल्ड के साथ अलायंस बना लिया। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो नए प्लेयर्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए ल्योर करता था, उन्हें रोज मिलने वाले वैल्यूएबल एक्स पोशंस को सीज कर लेता था और फिर उन्हें प्रॉफिट के लिए बड़े गिल्ड्स को बेचता था। ये सब सुनकर शीरो डीप कॉन्टेम्पलेशन में डूब गया। उसे रियलाइज हुआ कि आकीहबारा में फैले इस केओस और करप्शन के लिए कोई एक इंसान जिम्मेदार नहीं था, बल्कि ये सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिसमें वो खुद भी शामिल था, जिसने किनारे खड़े होकर कुछ न करने का फैसला किया था। अब वो इसे और इग्नोर नहीं कर सकता था। उसके थॉट्स तब ब्रेक हुए जब उसे टोया और मिनोरी भाई बहन की याद आई। वे दोनों इस वक्त हैमिलिन गिल्ड में ही फंसे हुए थे। उसके दिल में भरे गिल्ट और रिमोर्स ने उसे एक्शन लेने पर कंपेल कर दिया। एक स्लीपलेस नाइट और रिलेशनशिप्स के नेचर और कुछ मीनिंगफुल क्रिएट करने की इंपॉर्टेंस पर नियांता के साथ हुई कॉन्वर्सेशन के बाद शीरो को फाइनली अपना जवाब मिल गया। उसने डिसाइड किया कि अब वो और भाग नहीं सकता या सिस्टम को ब्लेम नहीं कर सकता, उसे खुद बदलाव लाना होगा। शीरो ने मिनोरी को कांटेक्ट किया और भाई बहन की सिचुएशन कंफर्म करने के लिए खांसी पर बेस्ड एक सिंपल कोड सिस्टम यूज किया। उसने प्रॉमिस किया कि वो उन्हें रेस्क्यू करने आएगा और उनसे कहा कि वे उस पर ट्रस्ट करें। इसके तुरंत बाद उसने सबको एक साथ इकट्ठा किया, नाइत्सुगी, आकात्सुकी, नियांता, सेरेरा और पूरे क्रेसेंट मून अलायंस गिल्ड को। उसने न सिर्फ टोया और मिनोरी को हैमिलिन से रेस्क्यू करने का, बल्कि पूरे आकीहबारा शहर को क्लीन अप करने का अपना मास्टर प्लान अनाउंस कर दिया। उसने उस कावर्डिस और मिजरी की निंदा की जिसने शहर को पूरी तरह घेर लिया था, एक ऐसी जगह जहां लोग सच में जीने के बजाय सिर्फ एग्जिस्ट कर रहे थे। उसने असर्ट किया कि 30,000 प्लेयर्स कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं था और वे सब इस दुनिया को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। उन्हें और ज्यादा डिटर्मिन्ड होने की जरूरत थी। उसके प्लान की शुरुआत एक रिक्वायरमेंट के साथ हुई, 5 मिलियन गोल्ड का इनिशियल कैपिटल, जो एक कोलोसल अमाउंट था। हालांकि उसने एक्सप्लेन किया कि पैसा सिर्फ शुरुआत थी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी सबकी उम्मीद और गुडविल। उसका मानना था कि अगर इस शहर से प्यार करने वाले सभी लोग अपनी स्ट्रेंथ को यूनाइट कर लें तो वे जरूर जीत सकते हैं। इस प्लान को हकीकत में बदलने के लिए उसने डिक्लेयर किया कि वह अपना खुद का गिल्ड बनाएगा। सबकी सरप्राइज और एक्साइटमेंट के बीच शीरो ने अपने गिल्ड का नाम अनाउंस किया, लॉग हराइजन। एक क्लियर गोल और बोल्ड प्लान के साथ शीरो ने आकीहाबारा का चेहरा ट्रांसफॉर्म करने के लिए अपने कैंपेन का पहला फेज शुरू किया। उसे 5 मिलियन गोल्ड के एक इनॉर्मस कैपिटल की जरूरत थी, एक ऐसा फिगर जो मैरियल और क्रेसेंट मून अलायंस के मेंबर्स के लिए कंप्लीटली अनथिंकेबल था, क्योंकि उनकी पूरी ट्रेजरी सिर्फ 60,000 गोल्ड की ही थी। प्लान को एग्जीक्यूट करना शुरू करने के लिए पूरा गिल्ड शीरो की कमांड के अंडर एक्शन में आ गया। उन्होंने जंगल में वाइल्ड बोर्स को हंट करना शुरू किया, लेकिन ऑर्डिनरी लूट की तरह मीट कलेक्ट करने के लिए नहीं। इसके बजाय उनका एम उन्हें जिंदा कैप्चर करना था। उन्होंने डिस्कवर किया था कि अगर कोई स्किल्ड कुक जिंदा पकड़े गए जानवरों को प्रिपेयर करे तो पूरे क्रीचर का यूज किया जा सकता था, जिससे उन्हें सिर्फ हराकर आइटम्स कलेक्ट करने के मुकाबले कहीं ज्यादा इंग्रेडिएंट्स मिल सकते थे। इस बीच गिल्ड हॉल में नियांटा उन लोगों का टीचर बन गया जो कुकिंग की आर्ट सीखना चाहते थे। उसने उन्हें सिखाया कि खाने को कैसे सीजन करें और रियल फ्लेवर वाली डिशेस कैसे बनाएं।
वहीं दूसरी तरफ हालांकि मैरियल को पेपर वर्क की आदत नहीं थी, लेकिन उसे बजट्स और डॉक्यूमेंट्स के उन ढेरों के साथ स्ट्रगल करना पड़ा जो शीरो और हेनरिएटा ने प्रिपेयर किए थे। शीरो ने बिना थके काम किया, डिटेल्ड प्लान्स ड्राफ्ट किए, आकीहाबाला के सभी गिल्ड्स की इंफॉर्मेशन इकट्ठा की और उनकी कैपेबिलिटीज और मैन पावर को असेस किया। उसकी मेहनत इस हद तक थी कि हेनरिएटा को भी उसकी स्ट्रैटेजी की रूथलेसनेस और एफिशिएंसी को एडमायर किए बिना नहीं रहा जा सका। उसने रियलाइज किया कि बिना कानूनों वाली इस दुनिया में उन्हें अपने खुद के रूल्स बनाने होंगे, रूल्स का एक नया सिस्टम जो लेजिटिमेटली प्रॉफिट जनरेट कर सके और साथ ही लोगों को अपनी मर्जी से कंटेंट रख सके। कई दिनों की प्रिपरेशन के बाद फाइनली इस प्लान को मोशन में सेट कर दिया गया। अब आप लोग पार्ट 2 कमेंट करोगे तभी अपलोड करूंगा, वरना मैं न्यू मांगा अपलोड करूंगा। अब देख लो आप लोगों को क्या करना है। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को यहां तक देखने के लिए धन्यवाद।